नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानिया खालिद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहां हम राजनीति, समाज और देश से जुड़े उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस गहरे खेल की जिसने सबको चौंका दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति शुरू कर दी है? और क्या बीजेपी के अंदर बगावत के स्वर उठ रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इतिहास और वर्तमान की घटनाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको राजनीति की गहराई तक ले जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से भारतीय राजनीति का केंद्र रही है। यह राज्य सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ की राजनीति का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा सामने आता है। इसका कारण है इस राज्य की विशाल जनसंख्या, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया और यहाँ से निकलने वाले नेताओं का प्रभाव। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह राज्य हमेशा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले राजनीतिक बदलाव न सिर्फ इस राज्य बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए हमें पहले इसके इतिहास में झांकना होगा। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने यहाँ से राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की थी और लंबे समय तक यहाँ की सत्ता पर काबिज रही थी। यह वह समय था जब कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति में दबदबा था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी राज्य में कांग्रेस का प्रभाव बनाए रखा और अपनी नीतियों के द्वारा राज्य में जन समर्थन हासिल किया। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव आए। कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा और राज्य में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां उभर कर सामने आई। इन पार्टियों ने कांग्रेस की एक पार्टी शासन की राजनीति को चुनौती दी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दिया। 1980 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो यह राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहचान पिछड़े वर्गों और यादव समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी के रूप में बनाई। बीएसपी ने भी अपनी पहचान दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी के रूप में बनाई। मायावती, जो बीएसपी की प्रमुख है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाई और कई बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। बीएसपी का उभार और समाजवादी पार्टी की ताकत ने कांग्रेस पार्टी को राज्य में कमजोर किया। इन दोनों पार्टियों के बीच सत्ता संघर्ष ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी जटिल बना दिया। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को अपने एजेंडे में शामिल किया और अयोध्या को केंद्र बनाकर चुनावी सफलता हासिल की। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया। बीजेपी ने हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इस मुद्दे ने उन्हें राज्य में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। बीजेपी ने 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत की और राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थितियां बढ़ाई। हालांकि बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर गुटबाजी और नेतृत्व के टकराव ने कई बार मुश्किलें खड़ी की। 1990 के दशक में कल्याण सिंह, जो राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेदों ने पार्टी को कमजोर कर दिया। कल्याण सिंह को आखिरकार मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। यह घटना यह दिखाती है कि बीजेपी के अंदर भी गहरी दरारें थी और सत्ता संघर्ष के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा था। यह समस्या बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी और नेतृत्व के संघर्ष पहले भी देखने को मिले थे। अब अगर हम वर्तमान पर नजर डालें
तो योगी आदित्यनाथ का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोरखपुर के महंत के रूप में उनकी पृष्ठभूमि और उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि ने उन्हें बीजेपी के समर्थकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उनकी कार्यशैली और स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनने की उनकी कोशिशें पार्टी के अंदर असंतोष का कारण बन गई। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए, जिनमें उनके द्वारा किए गए कड़े कानून जैसे कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल थे। इन फैसलों ने उन्हें जनता में लोकप्रिय बनाया, लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी कार्यशैली से खुश नहीं थे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की, जिनमें स्वच्छता अभियान, बिजली सुधार और किसानों के लिए कई योजनाएं शामिल थी। इन योजनाओं ने उन्हें राज्य में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनके शासन के दौरान कई विवाद भी उठे, खासकर उनके द्वारा लिए गए कड़े फैसले जैसे कि धर्म विशेष खिलाफ उठाए गए कदम और कुछ प्रशासनिक नीतियां, जिनसे कई समुदायों के बीच असंतोष उत्पन्न हुआ। इन विवादों ने राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा की और बीजेपी के अंदर भी असंतोष का माहौल बना। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एक झटका साबित हुए। उत्तर प्रदेश, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस हार ने पार्टी के अंदर गुटबाजी को और बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ नाराजगी तेज हुई। यह हार बीजेपी के लिए एक चेतावनी थी कि यदि पार्टी ने अपने अंदर के मतभेदों को सुलझाने की कोशिश नहीं की तो भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। यह घटनाक्रम पार्टी के लिए एक बड़ा संकट था और इससे यह भी साफ हो गया है कि पार्टी के भीतर कुछ गहरे असंतोष के कारण उभर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों ने इस असंतोष को और उजागर किया। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल ने एसटीवी, स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को लेकर सरकार की आलोचना की। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने सीधे अमित शाह से संपर्क किया। यह दिखाता है कि राज्य सरकार और केंद्र नेतृत्व के बीच संवाद की कमी है। जब पार्टी के मंत्री और विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, तो यह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर एक गहरी दरार पैदा हो चुकी है। इतिहास में देखें तो बीजेपी के लिए यह कोई नई समस्या नहीं है। पार्टी के अंदर गुटबाजी और सत्ता संघर्ष पहले भी देखने को मिला है। 1990 के दशक में जब पार्टी राम मंदिर आंदोलन के सहारे सत्ता में आई थी, तब भी नेतृत्व के बीच मतभेदों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। यह दिखाता है कि बीजेपी के अंदर सत्ता की लड़ाई और गुटबाजी कोई नई बात नहीं है और यह पार्टी के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। अब बात करें लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की, जिन्होंने हाल ही में गौ हत्या के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजाना 50,000 गायों की हत्या हो रही है। यह बयान न केवल योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बीजेपी के अंदर कितनी गहरी नाराजगी है। यह पहली बार है जब किसी बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह का गंभीर आरोप लगाया है। नंद किशोर गुर्जर का यह बयान पार्टी के अंदर गहरी असहमति और नाराजगी को उजागर करता है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है कि उसे अपने अंदर के मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। एक नजर इस बयान पर। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से 25 पिस्टलें 9। नाराजगी केवल विधायकों तक सीमित नहीं है।
बीजेपी के सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी योगी सरकार से खुश नहीं है। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव में हरवाया। वहीं ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और योगी सरकार की शिकायतें की। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के सहयोगी दलों का भी योगी सरकार से नाराज होना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अमित शाह, जो पार्टी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह का अपना खेमा उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जो योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यह खेमा पार्टी के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा है और योगी के खिलाफ नाराजगी को हवा दे रहा है। अमित शाह की रणनीतियों और उनकी पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियां यह संकेत देती है कि बीजेपी के भीतर सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से अनिश्चितताओं और साजिशों से भरी रही है। चाहे वह कांग्रेस का स्वर्णिम युग हो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच का सत्ता संघर्ष, या अब बीजेपी के अंदर का सत्ता संघर्ष, यह राज्य हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव न केवल राज्य पर बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है और यह राज्य हमेशा राजनीतिक हलचलों का केंद्र रहा है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी और चौंकाने वाली कहानी। आपको क्या लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर बीजेपी के अंदर का यह सत्ता संघर्ष पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सानिया खालिद, आपके साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती रहूंगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।